अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाज़िर हैं उस्ताद सहाफ़त, नामवर शख्सियत और मुज़फ़्फ़रगढ़ में और जो बाकी वसे में जितने भी हमारे पास इस वक्त सहाफ़ी मौजूद हैं, ये भी मुजाहिद साहब उनके उस्ताद भी हैं और इनका यहाँ पे सहाफ़त में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक वक्त था कि उस वक्त मशरक़ इमरोज़ बहुत बड़े अखबारात हुआ करते थे और ए बी मुजाहिद साहब उनके एडिटर भी रहे हैं। और इसके अलावा इनको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने ख़ुद टिकट दिया पीपल्स पार्टी का बुलाकर। इनकी जो खिदमात हैं उनकी वजह से, और उसके साथ साथ फिर ये नाज़िम भी रहे हैं तहरीरी मुज़फ़्फ़रगढ़ के, और उसके बाद अभी जो चेयरमैन भी रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं। अब हमने कोई गैर रस्मी यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे ए बी मुजाहिद साहब के साथ। ए बी मुजाहिद साहब, सर क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है जी जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ए बी मुजाहिद साहब, वैसे तो आप सहाफ़ी भी हैं, सियासतदान भी रहे हैं और अभी आप लेटेस्ट यूनियन काउंसिल के चेयरमैन थे, MPA का भी इलेक्शन लड़े हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपने सहाफ़त कब शुरू की थी और कैसे कैसे मुज़फ़्फ़रगढ़ में आप जो है ना और आपकी क्या खिदमत है सहाफ़त के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सहाफ़ती सफ़र 1970 से शुरू हुआ जब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था। तो उस वक्त मुज़फ़्फ़रगढ़ से एक हफ्ता रोज़ा बिशारत निकलता था, जिसके एडिटर बड़े सगीर के नामवर शायर फ़कीर अल्लाह बख्श अल मारूफ कशफ़ी उल अज़दीन थे, जिनका ताल्लुक़ देहरादून पनाह से था और वो मुल्तान से मुज़फ़्फ़रगढ़ शिफ्ट हुए। यहाँ से उनका अपना हफ्ता रोज़ा निकलता था बिशारत के नाम से, जिसमें ज़्यादातर अदबी मज़ामीन वगैरह और गज़लें नज़में शाये हुआ करते थे। तो सबसे पहले मैंने उसी हफ्ता रोज़ा बिशारत में लिखना शुरू किया और कशफ़ी उल अज़दीन मरहूम से सहाफ़त के बारे में बहुत कुछ सीखा। इसको यहाँ लगा रहे चलिए पकड़वाने ला दें। अच्छा, ये भी मुझे साहब, आपके बहुत से शागिर्द हैं। आपने अपना एक मुज़फ़्फ़रगढ़ में पहली दफ़ा एक जो है ना ज़िले लेवल पे, ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ लेवल पे एक कौमी अखबार जो ABC से सर्टिफाइड है आपने निकाला। और पहले ये एक मैगज़ीन हुआ करता था, उसके बाद आपने कोई फिर ये हफ्ता रोज़ा निकाला, उसके बाद फिर जो है ना आपने इसको अब रोज़नामा है। इसके पीछे क्या कहानी और क्या सफ़र है? ये इसमें असल बहुत पुरानी बात है कि पीपल्स पार्टी में जब हम थे तो हमारा ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी के नज़रियाती विंग से था और बाबा सोशलिज़म शेख रशीद साहब पूरे पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के नज़रियाती वर्कर्स के सरपरस्त भी थे, डॉक्टर मुबशर हसन साहब, और वो हमें लाहौर में लेक्चर्स भी देते थे। तो शेख रशीद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मशवरा दिया कि मुज़फ़्फ़रगढ़ जनूबी पंजाब फ्यूडल इज़म का गढ़ है, आप कोशिश करें कि वहाँ से कोई हफ्ता रोज़ा, कोई माहनामा, कोई रिसाला निकालें ताकि लोगों को एक सियासी शऊर दिलाएं और उनमें आज़ादी का तहर्रुक पैदा करें, गोदाशाही के ख़िलाफ़ जो है ना आवाज़ उठाएं। तो फिर नाम भी मेरे अखबार का उन्होंने बहुत से नाम तजवीज़ करके दिए थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे शेख रशीद साहब को। तो वो प्रेस लाज ब्रांच में जो भी नाम आता था वो रिजेक्ट कर देते थे। तो आखिर में उन्होंने लफ्ज़ जलूस मुंतखब किया कि जलूस से मुराद इससे ये पब्लिक की एक अलामत, पब्लिक की अलामती नाम है, तो इसलिए जलूस। और फिर प्रेस लाज ब्रांच से हमें जलूस नाम मिल गया, तो उसके मुताबिक फिर हमने डिक्लेरेशन लिया और अपने सहाफ़ती सिलसिले का आगाज़ किया। आपने अपने सहाफ़ती सिलसिले का आगाज़ गोदाशाही के ख़ात्मे के लिए किया और आपने हमेशा इसके लिए आवाज़ उठाई है। अच्छा, अभी जो मुज़फ़्फ़रगढ़ में अभी जो कोरोना की सूरत हाल है, इंडस हॉस्पिटल को बनाया हुआ है, काफ़ी खौफ व हिरास था पिछले दिनों यहाँ पे। अभी आपके पास तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट आती है, आपके रिपोर्टर्स हैं, ब्यूरो चीफ आपके मौजूद हैं, नामा निगार मौजूद हैं, वो आपको हर वक्त आपको इतला देते होंगे। अब ये बताएं कि
آپ کے پاس اس وقت لیٹسٹ کیا خبریں ہیں؟ مظفر گڑھ میں کس حد تک پھیلا ہے یا کوئی باہر کے لوگ ہیں وہاں؟ مظفر گڑھ میں الحمدللہ ابھی تک کوئی کنفرم مریض سامنے نہیں آیا. جتنے بھی یہاں طیب بردگان ہسپتال میں داخل ہیں وہ سارے ہی باہر کے لوگ ہیں. مظفر گڑھ کوڈدو سے، چوک سرور شہید سے اور ایک علی پور تحصیل سے ہوا تھا، لیکن ان کا علاج ہوا، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. مظفر گڑھ کے رجب طیب اردگان ہسپتال میں یا جتنے بھی انہوں نے وہ سینٹر بنا رکھے ہیں حفاظتی، مظفر گڑھ ضلع پورے میں الحمدللہ کسی مریض کی بھی، کسی بھی متاثرہ شخص کی ڈیتھ نہیں ہوئی اور تمام صحت یاب ہو رہے ہیں. البتہ کرونا کی وجہ سے جو ہے نا عام مریض بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. ہمارے جو گورنمنٹ کے پہلے سے موجود یا سرکاری ہسپتال تھے، RHC سینٹر تھے یا PHU تھے، وہاں عام مریضوں کا علاج معالجے کا نظام بہت خراب ہو چکا ہے اور سارا کرونا کے اس میں لگا ہوا ہے، جس سے عام مریض بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ ابھی جو بھی بندہ فوت ہوتا ہے یہ کبھی بہت زیادہ بات مشہور ہے کہ اس کو کرونا کا پیشنٹ کہہ کے ان کو سٹیمپ لگا دیتے ہیں جی کرونا پیشنٹ ہے. کیا یہ مت ہے یا باتیں ہیں یا حقیقت ہے؟ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے بہت بہترین دوست جتوئی صاحب سناما کے، عبدالرزاق جتوئی صاحب، وہ نستر ہسپتال میں کسی اور مرض میں زیر علاج تھے، لیکن بعد از مرگ جو ہے نا ان کو انہوں نے کرونا ڈکلیئر کر دیا، جس سے لواحقین کو بھی پریشانی ہوئی، علاقے میں بھی خوف و راز ہوا. وہ ایک عرصے سے نستر ہسپتال میں زیر علاج تھے اور اس وقت زیر علاج تھے جب یہاں کرونا کا نام و نشان تک نہیں تھا. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی ہے کہ ہمارے ہسپتالوں میں بھی کوئی حفاظتی انتظام نہیں ہے. ہسپتال میں جو مریض شفا لینے کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں جا کر کرونا سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر نستر ہسپتال کے کوئی 32 سے زیادہ ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لوگ بھی متاثر ہوئے کرونا سے. اس سے ایک بات واضح ہے کہ نمبر 1 حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کی جا رہی، اور دوسرا گورنمنٹ نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو وہ تمام ضروری آلات اور حفاظتی وہ سامان ابھی تک مہیا نہیں کیا، جس کے خلاف ڈاکٹرز کی آئے روز پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، آئے روز ہمارے پاس ان کے پریس ریلیز آتے ہیں کہ حکومت بڑا شور و واویلا کر رہی ہے کہ ہم بڑے منظم طریقے سے کرونا کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹرز اپنے آپ کو انسیف محسوس کر رہے ہیں. حکومت کو اس پہ بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے عملی طور پر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے یہ مسیحا ڈاکٹرز ہی کرونا سے مبتلا ہو گئے تو ہمارے مریضوں کا علاج کون کرے گا؟ اچھا، یہ ابھی جو ڈاکٹرز پہلے دن سے کہہ رہے تھے، ان کے خلاف ایک پراپوگنڈا بھی ہوا کہ یہ ڈاکٹرز ہڑتال کر رہے ہیں، ان کی ڈگریاں کینسل کر دی جائیں. ابھی وہ ڈاکٹرز، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ان کو جو کٹس ہیں وہ نہیں پرووائڈ کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو وہ ہو گیا جو کہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے نا وہ احتجاج کر رہے ہیں حکومت کے اقدامات کے خلاف اور ان کو پراپر فیسلٹیز نہیں دی جا رہی. اس کے ساتھ ساتھ جو لاک ڈاؤن ہے ابھی مظفر گڑھ میں جو لاک ڈاؤن ہے 9 مئی تک اس کی توسیع کر دی گئی ہے، کیا آپ مطمئن ہیں یہ جو لاک ڈاؤن ہے؟ محترم، یہ جو لاک ڈاؤن ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، ایک اچھی پالیسی ہے، مگر ہمارے پنجاب میں جس قسم کا لاک ڈاؤن چل رہا ہے یہ انتہائی ایک مذاق بن چکا ہے. جس کی جو مرضی آتی ہے دکان کھول لیتا ہے، کبھی یہ جاتے ہیں وہ دکان بند کرا کے آتے ہیں. بہت سی دکانوں پہ دکاندار اپنی دکانوں کو شٹر گرائے ہوئے ہیں، ایک بندہ باہر بیٹھا ہے، گاہک آ رہے ہیں اندر، وہ گاہک بھیجے، شٹر گرایا، اندر ان کا کاروبار بھی ہو رہا ہے. یہ اس قسم کا لاک ڈاؤن تو ایک مذاق بن چکا ہے. اور جو بات میں نے بطور ایک صحافی یا جرنلسٹ نوٹ کیا ہے کہ سب سے زیادہ متاثر اس لاک ڈاؤن سے وہ غریب موٹر سائیکل والے ہو رہے ہیں. روزانہ آپ کے ضلع میں 500 سے 600 700 800 موٹر سائیکل والوں کو پولیس والے پکڑ کے لے جاتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، بوڑھی ماں کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، بہن کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، بھائی کو لے جا رہا ہو کسی بھی ضروری کام کے لیے. ان کو پولیس والے بیچارے پکڑ لیتے ہیں، تھانے لے جاتے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر پر شام کو جب پتہ کریں تو 50% سے زیادہ لوگ وہ 1000 2000 روپے دے کے گھر جاتے ہیں. مظفر گڑھ پولیس میں بہت ایماندار لوگ بھی موجود ہیں جو اس کرونا میں انتہائی بہترین ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے پورا پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہی بدنام ہو رہا ہے. اس پہ بھی DPO صاحب کو توجہ دینی چاہیے. لیکن الحمدللہ ہمیں جو گورنمنٹ نے DPO صاحب عنایت کیا ہے
वो न किसी की सुनता है, न किसी को मिलता है। वो एक चंद मखसूस लॉबी है DPO ऑफिस की जिनके घेरे में वो फंसा हुआ है। हालांकि ये पब्लिक डीलिंग का होता है, उसका राब्ता होना चाहिए। मुजफ्फरगढ़ में प्रेस क्लब का सदर हूँ, एक अखबार का चीफ एडिटर हूँ। जब से मौजूदा DPO साहब हैं, हमारी उनके साथ कभी बिलमुशाफा मुलाकात नहीं हुई। ना उन्होंने ज़रूरत महसूस की, ना हमने ज़रूरत महसूस की कि जाकर उनके साथ फ़ोटो बनवाएं और फेसबुक पर चढ़ाएं। मौजूदा हमारा DPO, लोग उसकी तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा है। फेसबुक पे एक ख़ास पुलिस वालों ने एक मुहिम भी चला रही है, वेल डन DPO, वेल डन DPO। लेकिन अमली तौर पर वो वेल डन नहीं है। हमें शर्म आती है जब ये कमेंट्स इस किस्म के पढ़ते हैं कि एक बेकार से आदमी को इन्होंने मसीहा बनाकर लोगों ने पेश किया हुआ है। अच्छा, अभी जो उनका खुर्रम लगारी के साथ, एक पार्लियामेंटेरियन के साथ उन्होंने एक टसल लगाई हुई है, उनको उनका फ़ोन ना उठाना, उनको तहरीक इस्तेहकाक पेश करनी पड़ी सूबाई असम्बली में। इसके ऊपर ये देखा गया है कि फिर जिस तरह आप बता रहे हैं ख़ास लोग हैं, फिर वो प्रोपोगेट कर रहे हैं वेल डन वेल डन, जबकि ब्यूरोक्रेसी को जमहूरियत के आगे सर न, आपने जमहूरियत का डंडे का है, आपने कुर्बानियाँ दी, तो सियासतदानों में भी गलतियाँ हैं, लेकिन क्या ये ब्यूरोक्रेट्स का रवैया ठीक है? मेरे भाई, मैं ये समझता हूँ खुर्रम लगारी साहब की सियासत से हमारा कोई वास्ता नहीं है। वो अच्छे सियासतदान हैं, बुरे हैं, ये उनके हल्के का मसला है। लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि हमने मुजफ्फरगढ़ में ऐसे ऐसे DPO भी देखे हैं जो हर आम खास की कॉल उठाते थे, बात सुनते थे। यहाँ हमारे ज़िले में एक DPO रहे हैं, बाद में उस सियालकोट में एक मुकाबले में शहीद भी हो गए, राव तैयब सईद खान साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो जब भी उनसे मुलाकात होती थी तो वो आने वाली हर कॉल अटेंड करते थे। तो हम उनसे पूछते थे ये सर, वो कहते हैं भाई मेरा ओहदा इस किस्म का है, मेरी ड्यूटी इस किस्म की है, मैं ज़िले का मुहाफ़िज़ हूँ, मुझे 100 कॉल आती है, 99 झूठ हो सकती हैं, एक तो सच होगी, तो मुझे उसका नोटिस लेना चाहिए। लेकिन हमारे DPO साहब को कोई बंदा, आम आदमी कॉल कर ले, उन्होंने कभी नहीं उठाना। और ये MP MNA साहबान ने वज़ीर आला को भी शिकायत की, सिर्फ खुर्रम लगारी का मसला नहीं है, किसी एक की भी ये कॉल नहीं सुनते। ये इस किस्म का, ये पब्लिक डीलिंग का होता है। इस किस्म का बंदा जो है ना, वो मुजफ्फरगढ़ के लिए अनफिट है। सर, ये अब्दुल हई दस्ती साहब ने जब वज़ीर इमरान खान ने बुलाया, ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनने लगे PTI में, तो उन्होंने सबको बुलाया, तो वहाँ पे अब्दुल हई दस्ती ने खड़े होकर इमरान खान को कहा, आप कहते हैं कि पुलिस वाले अच्छे लोग लाए हैं, मुजफ्फरगढ़ में डकैतियाँ बढ़ गई हैं, चोरियाँ बढ़ गई हैं, आपने इसकी खातिर क्या किया? तो इमरान खान साहब ने कहा, सुनने में आया कि इमरान खान साहब ने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये उनका काम है, ये पुलिस का काम है और ये करेंगे अपना। उन्होंने बात ऐं बैं शाएं कर दी। और उस वक्त भी यही DPO साहब मौजूद थे जब उन्होंने इमरान खान को IG के सामने, उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी के सामने, सेक्रेटरी इंटीरियर के सामने उन्होंने बात की। तो ये इस तरह के रवैये, इसके बावजूद फिर भी ये कंटिन्यू रखे हुए हैं और डकैतियाँ भी बढ़ रही हैं। जितनी शिकायत हैं, पर्चों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, हज़ार रुपए लेकर मोटरसाइकिल भी छोड़े जा रहे हैं। तो ये किस तरह ये एड्रेस होगा ये सारा मसला? ये जहाँ तक आपने सरदार अब्दुल हई दस्ती साहब की कंप्लेंट का जिक्र किया, मुझे इसकी तफसीलात का इल्म नहीं है। अलबत्ता इमरान खान साहब नेक नियत आदमी हैं, मेहनती आदमी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। पूरी कौम को उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं। उन्होंने नए पाकिस्तान का जो नारा दिया था, लोग नया पाकिस्तान देखना चाह रहे थे। लेकिन बदकिस्मती हमारी पंजाब की ये है, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब को उन्होंने खुश कर दिया कि आपको हम सराकी वज़ीर आला दे रहे हैं। वो कोई निकम्मा तरीन बंदा तलाश करके बिठा दिया, वो जिसको उसका लेवल यूनियन काउंसिल के चेयरमैन का था और उसको पंजाब के मुल्क के इतने बड़े सूबे का जो है ना सरबराह बना दिया। ये सारी पंजाब में जो मसाइल इमरान खान के लिए पैदा हो रहे हैं, अवाम के लिए पैदा हो रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ कि हमारा महबूब इलाके का, हमसाया ज़िले का चीफ मिनिस्टर सरदार उस्मान बुज़दार साहब हैं। उन्हें अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए और उन्हें पुलिस को सही सिमत में लाना चाहिए। जब पंजाब का वज़ीर आला DPO को कहेगा कि मेरा हर MPA अपने हल्के का वज़ीर आला है, तो उसकी आवाज़ का आप देख लें कि कितना असर हो रहा है कि वज़ीर आला का मुशीर कह रहा है कि मेरा DPO फ़ोन नहीं सुनता। इसका मकसद है कि ब्यूरोक्रेसी उस्मान बुज़दार को किसी खाते में नहीं डालती, उनकी किसी बात पे तवज्जो नहीं देती। हमें आज तक समझ नहीं आ रही कि पंजाब का असल वज़ीर आला कौन है, असल हुक्मरान कौन है। अच्छा,
اس میں اچھا سر، ڈی پی او صاحب کی جو کارکردگی ہے ان پہ واقعی سوال نشان ہے۔ بہت ساری ایسی اگزامپلز ہیں جو کہ ابھی پچھلے دنوں ایک ٹیمپرنگ جو تھا، وہ ٹریکٹر ٹیمپرنگ کا، وہ بھی ایک میڈیا کے اوپر ایشو آیا، پرنٹ میڈیا نے اٹھایا، آپ کے صحافی دوستوں نے اٹھایا، کافی سارے ڈی پی او صاحب کے حوالے سے ایشوز ہیں۔ اور پھر ایک سیاسی ونگ ہے جو کہ لوگوں سے کانٹیکٹ کرتا ہے ڈی پی او آفس میں کہ یہ خبریں لگا دیں، ڈی پی او آفس کے حق میں پوسٹ لگا دیں، مختلف لوگوں کو مختلف۔ کیا یہ ہم تو سنتے تھے کہ آئی ایس آئی کے اندر یا فوج کے اندر سیاسی ونگ ہیں، اب تو مظفر گڑھ پولیس کے اندر بھی سیاسی ونگ ہیں سر؟ نہیں، میں اس کو سیاسی ونگ تو نہیں کہہ سکتا، میں تو ان سب کو ڈی پی او کا درباری ہی کہہ سکتا ہوں، جن کے اپنے مفادات ہیں۔ انہوں نے ڈی پی او کو چند لوگوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اسی سے خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ جتنے آپ دیکھ لیں اچھے ایماندار دیانتدار قسم کے سینئر پولیس افیسر ہیں، سارے کھٹے لائن لگے بیٹھے ہیں، لائن میں بیٹھے ہیں، یا وہ خود آر پی او سے یا آئی جی سے سفارشیں کروا کے ضلع چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو آنیسٹ بھی ہیں، بردبار بھی ہیں، پولیس ورکنگ کو بھی سمجھتے ہیں۔ بہت کم لوگ مظفر گڑھ میں رہ گئے ہیں، باقی زیادہ تر یا چلے گئے ہیں یا لائن میں بیٹھے ہیں۔ سر، بطور صحافی بہت سے لوگ ابھی صحافت کر رہے ہیں، انہوں نے صحافت پہ جو ہے نا وہ ان کے پاس صحافی بنے ہوئے ہیں۔ کچھ تو سر ایسے ہیں جن کو میں دو چار کو ذاتی طور پہ، سب کو نہیں، دو چار کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ انہیں خبریں تک بنانا نہیں آتی، لکھنے نہیں آتی، اور تو وہ اس طرح کی جو صحافتی ذمہ داریاں ہیں، ایس او پیز کیا ہیں اور یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، آپ ان کو کیا گائیڈ لائنز مہیا کریں گے؟ وہ میرے بھائی ایک بہت مشہور شعر ہے کہ یہ راز کوئی ابراز نہیں، سب اہل گلستان جان گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ ابھی آپ پولیس کی بات کر رہے تھے تو ہم ان پہ تنقید کر رہے تھے، اب آپ نے میڈیا کی بات کی ہے تو میں ایک سینئر جرنلسٹ کے ہوتے ہوئے ایک ڈیلی اخبار کے چیف ایڈیٹر کی حیثیت سے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ ہمارے میڈیا میں 80% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھنا، ان کے ساتھ چلنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اتنا گند بھر دیا گیا ہے ہمارے اس میڈیا میں، جس کو بھی دیکھو کارڈ اٹھائے پھر رہا ہے مختلف۔ اچھا، ایک دلچسپ بات آپ بتاؤ، جن لوگوں سے ہم نفرت کرتے ہیں وہی لوگ انتظامیہ کے بالکل خاص بھی ہیں، ان کے ساتھ نشستیں بھی ہوتی ہیں، وہ انتظامیہ کو بلیک میل کرتے ہیں، انتظامیہ ان کو بلیک میل کرتی ہے، وہ چور کے یار بنے ہوئے ہیں۔ اصل صحافی کی ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے۔ جو با کردار صحافی ہیں آپ دیکھیں، نہ وہ تھانے پہ جاتے ہیں، نہ ڈی پی او کے پاس جاتے ہیں، نہ ڈی سی کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنا قلمی کام کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس مشکل وقت میں بھی صحافت کی آبرو کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور اپنے قلم کی تقدیس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ بہت عظیم لوگ ہیں جو ان گندے حالات میں بھی اپنے اصولوں کے مطابق صحیح صحافت کر رہے ہیں۔ سر، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ جمہور اور بیوروکریسی کی مظفر گڑھ کے اندر ایک لڑائی شروع ہو چکی ہے، تو صحافی حضرات کو بیلنس یا ان کو کیسے خبر دینی چاہیے؟ ان کو لوگ پڑھتے ہیں، ان کو لوگ سنتے ہیں، جب صحافی کا لفظ آ جاتا ہے تو لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں، یار ہمیں کوئی اچھی چیز یہاں سے پڑھنے کو ملے گی، سننے کو ملے گی۔ تو کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جمہور کے خلاف ویلڈن کے نعرے لگا رہے ہیں، ہم نے ان بہت اچھے لوگ ہیں، ان کو صحافیوں کو بھی دیکھا ہے۔ تو جب میں نے آپ سے کہا کہ اس بارے میں سوال کروں گا، آپ نے کہا جی میں بطور صحافی کسی کی پارٹی نہیں بن سکتا۔ تو جب آپ جیسے منجے ہوئے پارٹی نہیں بن سکتے تو آپ اپنے جونیئرز کو کیا مشورہ دیں گے؟ اصل میں محترم شاہ صاحب، مجبوری یہ ہے کہ ہمارے اخبارات نے جو پالیسی بنا رکھی ہے، خاص طور پر ہمارے بڑے قومی اخبارات ہیں، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ایسا سیلاب آیا ہے صحافت میں کہ جس کا جو ہے نا پوری قوم جو ہے نا وہ اس عذاب سے دوچار ہے، سرکاری محکمے دوچار ہے۔ آپ یقین کریں کہ مجھے آئے روز کسی نہ کسی سرکاری دفتر سے فون آتا ہے کہ بھائی آپ سینئر بندے ہیں، پریس کلب کے صدر ہیں، فلاں صحافی ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اس کو سمجھائیں۔ جب میں اس کا نام سنتا ہوں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں، بھائی میں تو اس کو نہیں جانتا، وہ کس اخبار سے وابستہ ہے۔ اخبار تو درکنار، اب تو ایسے کوئی چینل لوگوں نے بنا لیے جن کے شاید آپ کو اور مجھے نام بھی نہیں آتے ہوں گے۔
एक लोगो सा उठाया हुआ है, 4-5 लड़के गाड़ियों में फिर रहे हैं। ये पिछले दिनों का वाक़या है कि सब्जी मंडी के सामने एक बुजुर्ग दाढ़ी वाला, ये चावल के जिसको हम देहाती में वो मरूंडे वगैरह कहते हैं, वो सब्जी मंडी के बाहर बेच रहा था। तो वो मेरे पास आया, बुजुर्ग दाढ़ी वाला, आके रोने लगा कि जनाब मेहरबानी करो, मुझे एसी साहब ने जलील कर रखा है। तो मैं उससे बड़ा बहन का तू क्या कारोबार करता है? उसने कहा जी मंडी के टाइम में एक छाबड़ी में जो है ना ये मरूंडे वगैरह और टाफियाँ वगैरह रख के बेचता हूँ, मैं अपने बच्चों का गुजारा करता हूँ। तो मैंने जब एसी साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा सर ये क्या है, ये गरीब आदमी आया बैठा है, आप पूरे मुजफ्फरगढ़ शहर को छोड़ के इसकी छाबड़ी पे आप जाते हैं, खैरियत तो है? आप यकीन माने शाह साहब कि वो रोने लग गए। और एसी साहब उन्होंने कहा, अपने आप को गालियाँ देने लगे और किसी एक मज़े सहाफ़ी का नाम बताया कि ये इस वक्त भी गाली देकर कहा, वो बैठा भी सामने था, कि मेरे पास मौजूद है, रोज़ मेरे पास आ जाता है कि इसका चलान करो चलान करो चलान करो, इसने मुझे ब्लैकमेल कर रखा है। उस रेडी वाले का चलान, उस रेडी वाले का। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा फिर एसी साहब ये तो न सहाफ़ी है न इसका सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ है, फिर आप रोज़ सहाफ़ियों को ब्लैक मेलर कहते हैं, फिर जो मैं लिखूंगा ना फिर आपको लग समझ जाएगी कि ब्लैक मेलर क्या होता है। मैंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए, एक फुटपाथ पे बैठा हुआ बंदा, आप उसके चलान करने जा रहे हैं, बाकी शहर में सारे 2 नंबर काम हो रहे हैं, उधर आप नहीं जाते। इसका मकसद आप देख लें कि इंतज़ामिया भी उन्हीं लोगों से ब्लैकमेल होती है जो 2 नंबर सहाफ़ी कह लें, पता नहीं क्या उनका नाम है, मैं उनको क्या कहूँ। अजीब सी खिचड़ी है। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई राज, ये राज कोई अबराज नहीं, सब अहले गुलिस्तान जान गए, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। मैं ये समझता हूँ कि आप शोबा सहाफ़त को इन कालिक भेड़ों से पाक कर दें तो पाकिस्तान के 50% मसाइल हल हो जाएंगे, मीडिया सही खतूत पर आ जाएगा। मुझे याद है कि जब हम शुरू में सहाफ़त में आए थे तो हमारी सिंगल कॉलम खबर का भी नोटिस लिया जाता था और उस पर एक्शन होता था, इंक्वायरी होती थी, मजलूमीन की दाद रसी होती थी, लोगों को इंसाफ मिलता था। आज आप एडिशन छाप दें, 6 कॉलमी लगा दें, लीडर लगा दें, कुछ लगा दें, हाँ आपकी खबर कितनी सच्ची क्यों ना हो, यही तासुर जाएगा कि ये अखबार वाला ब्लैकमेल कर रहा होगा। ये ऐसा क्यों हुआ है, इसके जिम्मेदार हमारे बड़े अखबारात हैं जिन्होंने बगैर देखे, बंदे को अपना नाम लिखना नहीं आता, वो बैरो चीफ बना हुआ है, पैसे लेके जो बना रहे हैं। इससे जो है ना सहाफ़ती, मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़ी शोबे की अगर इस्लाह हो जाए तो मुल्क का भी ये खिदमत होगी और सिविल सोसाइटी में जो ज़्यादातर अफरा तफरी और जो जराइम क्राइम ये हो रहे हैं इनमें भी काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर सहाफ़ी सही निशानदेही करेंगे और बग़ैर किसी लालच और तमा के साथ लोगों के मसाइल को उजागर करेंगे, यकीनन वो हल होंगे। ए बी मुजाहिद साहब हमारे साथ बहुत से दोस्त भी मौजूद हैं। अगर आप ए बी मुजाहिद साहब से सवाल करना चाहते हैं किसी हवाले से तो आप बता दें। बहुत से दोस्त हैं सर आपको सलाम दे रहे हैं और आपको आपकी जो खिदमात है उनको सराह रहे हैं। हमारे साथ ये नईम गुरमानी साहब ने सवाल किया है, खिज़र भी न्यूज़ चैनल वाले, अखबार वाले सहाफ़ियों की भर्ती का कोई मियार मुकर्रर क्यों नहीं करते? ये मैं भाई वही रो रहा हूँ। हमारे मेरे अपने अखबार जलूस में 5-7 ऐसे नुमाइंदे हैं जिनकी खबरें पढ़कर मुझे शर्म आती है कि मुझे दोस्तों की सिफारिश पे मैंने किस बंदे को नुमाइंदा बना दिया। हर खबर में उनकी ब्लैकमेलिंग होती है। मैं रोज़ मैसेज करता हूँ भाई 2 नंबर खबरें मेरे अखबार में नहीं लग सकती और मैं कोशिश करता हूँ कि चाहे मेरा नुमाइंदा जिस किस्म की खबर भेजे, चूँकि छोटा सा मेरा ज़िला है, पूरे ज़िले में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह रूट्स हैं, सियासतदानों से, अफसरों से, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मैं खुद कॉल करके पता कर लेता हूँ कि इस खबर के पीछे क्या कहानी है। ये बात आपकी सही है। मैं यही कहता हूँ रोज़नामा जलूस समेत तमाम छोटे बड़े अखबारात को पहले अपनी टीम की तत्हील करनी चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, मार अब्बास साहब सहाफ़ी हैं कस्बा गुरमानी के, वो भी आपको ग्रेट पर्सनैलिटी और मुजफ्फरगढ़। बासित चांडिया साहब आपको सर सलाम कह रहे हैं। उसके मार अब्बास साहब मेरे भाई हैं, ये सिविल सोसाइटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कभी कभी इनकी खबरें भी आते हैं, हम लगाते हैं। बहरहाल मेरा भी उनको सलाम कहें। ये गुरमानी के एरिए से गालबन ताल्लुक जी जी, ये गुरमानी शहर। उसके अलावा सैयद मुंतज़िर साहब, इफ्तिखार चांडिया साहब ने जो आपकी बातें सुनी है उस पर वो कह रहे हैं कि सारी जंग अंधारे नाल है।
सर आपने भी रेडी वाले का कहा, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ सारी जंग धारे नाले, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ चांडिया साहब को कि गुंगा है जमाना ताला कौन करे सी, हम है सदा यार बिया कौन करे सी। वाह वाह वाह, मच मस्त जाए लोगें दा मियान बुझाया, कोई चिड़ंग बखा पिड़ते उषा कौन करे सी, ये कम है सदा यार बिया कौन करे सी। वाह 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 सर। अच्छा इसके अच्छा अभी कुछ दोस्तों के सवाल आ रहे हैं और देख भी रहे हैं। अच्छा सर ये बताएं कि किसी दौर में पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आपको खुद बुलाया, कॉल की, टिकट पेश की, कहा लड़ें, जबकि आप ना गोदे थे, ना आप कोई बड़े लैंडलॉर्ड हैं, ना आप जो है ना आपकी कोई जायदादें हैं, ना आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो वो सियासत और इस सियासत में आप क्या फ़र्क देखते हैं? मोहतरम शाह साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मैं समझता हूँ कि हमारे मजलूम तबकात के मोहसिन थे। उन्होंने हमें जिंदा रहने का शऊर बख्शा, तहरीक चलाई गोदाशाही के ख़िलाफ़। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में एक इनकलाबी जमात की बुनियाद रखी। ये भी मानना पड़ेगा कि उस इनकलाबी जमात में बड़े बड़े जागीरदार, फ्यूडल लॉर्ड, सादे कुरैशी, हयात तुमन और इस किस्म के बहुत से लोग भी आए, लेकिन मजमूई तौर पर कैद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद गरीबों के हामी थे, वर्कर नवाज थे। मेरी भुट्टो साहब से उस वक्त हम ज़माने तालिब इल्मी में थे, कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरे जैसा एक आम गरीब मुजारे का बेटा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बराह रास्त मिल सकता है, उनको अपनी बात कर सकता है। या वाइट हाउस मुल्तान में एक कन्वेंशन हुआ था, उसमें हम वर्करों ने जो खत बनाई थी सादिक तुमन की और सादिक कुरैशी की, और उसके जवाब में जो भुट्टो साहब जवाब दे रहे थे उसमें फ़ारूक लगारी साहब भी मौजूद थे, मीर बलक शेर मज़ारी साहब भी। वो मंजर जब मेरे सामने आता है तो मैं ये समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे कुचले हुए तबकात का एक अजीम मोहसिन था। उसको इसलिए कत्ल कर दिया गया, उसको रास्ते से हटाया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपने अजीम बाप की सियासी फ़लसफ़े पर चलने की बड़ी कोशिश की। उनके साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी का रंग बदल चुका है। ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जिसे हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो या मोहतरमा बेनज़ीर शहीद की पीपल्स पार्टी कह सकें। अब ये सियासी मसलियत हैं। आसिफ अली जरदारी से मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है, वो मुझे भाई नेम भाई फेस जानते हैं, सामने आऊँ, अगर नाम उनके जहन में ना आए तो बलोच भाई कहकर ज़रूर पुकारेंगे। वो मैं उनकी दिल से कदर करता हूँ, लेकिन उन्होंने भी नवाज़ शरीफ का स्टाइल अपनाया और वो खुद कहते थे कि अगर नवाज़ शरीफ का स्टाइल अख्तियार नहीं किया तो पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की सियासत में जो जरदार और सरमायादार और दौलत का जो अंसर शामिल हुआ, इसने पूरी सियासत का हुलिया ही बदल कर रख दिया। और आज आप देख लें, आप ज़िला मुजफ्फरगढ़ को देखें, आपके 6 अरकान असम्बली हैं, कौमी असम्बली के 12 आपके सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, और 12 में से ज़्यादातर इस वक्त 2 के अलावा 10 हुक्मरान जमात के हैं। आप उनकी हालत देख लें। मेरे सारे ताल्लुकदार हैं, मैं किसी की ज़ातियात पर तनकीद नहीं करना चाहता। जब ये आकर कार्ड देकर DPO के पास बाहर बैठे हों या कमिश्नर से मिलने जाएं और वो 3-3 घंटे इनको बाहर बैठा दें, अगर इनमें थोड़ी सी गैरत शर्म हया होती तो उसी वक्त या इस्तीफ़ा दे के घर चले जाते या वहाँ असम्बली में तहरीक इस्तेकाफ पेश करते कि ये हमारी इज्जत है, ब्यूरोक्रेसी हमें घास तक नहीं डालती, ये हमारे सरदार हैं। लेकिन आगे इनकी कोई पूछता नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। बस मैं इनके बारे में मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहता। चलें, आपके इनके साथ ताल्लुक़ भी हैं और सारा कुछ है। मुजाहिद अब्बास मलिक, मुजाहिद अब्बास डोना साहब आपको सलाम कह रहे हैं। और डोना साहब मेरे भाई हैं, इनसे मेरा बहुत प्यार वाला ताल्लुक़ है, अल्लाह इनको खुश रखे। राणा फैसल साहब सिनामा से इनका ताल्लुक़ है और ये सहाफ़ी भी हैं, किसी मीडिया चैनल के मुझे याद नहीं है। वो कह रहे हैं बाबा सहाफ़त मुजफ्फरगढ़ को अस्सलाम वालेकुम। इन नौजवान सहाफ़ियों के लिए आपके पास कोई पैगाम? तैर चौधरी साहब भी देख रहे हैं, बहुत से सहाफ़ी हजरात आपको देखते हैं। मेरा अपने ज़िला के तमाम नौजवान सहाफ़ी भाइयों दोस्तों को सिर्फ एक ही पैगाम है कि आप जिस शोबे से भी वाबस्ता हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी, चूँकि हमारा जो शोबा है, हम कहते तो है कि हमारा जैसे डॉक्टर कहते हैं कि मसीहाई शोबा है उनका, वो जो कुछ कर रहे हैं वो भी उनके सामने है। मैं ये समझता हूँ कि कलम जो हमारे हाथ में है इसमें बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा सहाफ़ी बनने के लिए उसका करैक्टर बाकिरदार होना बहुत ज़रूरी है।
ہمیں لاہور میں جب سینئر اساتذہ لیکچر دیا کرتے تھے کہ چھوٹی موٹی خبر کے لیے صحافی لگاتا ہے فلاں کو بلیک میل کر رہا ہوں، وہ بلیک میل کر نہیں رہا ہوتا، اصل میں وہ خود بلیک میل ہو جاتا ہے۔ تو میری تمام نوجوان صحافی بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ خدا را اپنے قلم کی تقدیس کو برقرار رکھیں، صاف ستھری صحافت کریں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں صحافت کو آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا جتنا بھی سیاسی زندگی کا سفر ہے اس کے پس منظر میرا یہ قلم ہے۔ میں بطور صحافی پیپلز پارٹی میں متعارف ہوا، بطور صحافی پیپلز پارٹی میں جو مجھے مقام ملا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری ڈائریکٹ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے فون پہ باتیں ہوتی تھیں، میرا ساتھ پیپلز پارٹی کے میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میرے دل میں ایک راز ہیں، میں نے کبھی ان کو اجاگر نہیں کیا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا تھا کہ ہماری آنیسٹی اور اپنے مشن کے ساتھ وفاداری۔ ہمارے بزرگ لاہور میں ہمیں ایک انہوں نے میڈیا محفل میں لیکچر دیتے ہوئے کہا تھا کہ بڑے لوگوں کے دامن پر چاہے 1000 دبا لگ جائے تو کوئی ادھر توجہ نہیں کرتا، اگر کسی عام سادہ سیاسی ورکر کے یا اور صحافی کے دامن پر چھوٹا سا بھی داغ لگے تو اس کو بڑا نظر آتا ہے اور وہ اس کو اچھالتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں۔ لہذا اگر معاشرے میں جرأت، ہمت اور استقامت کے ساتھ اپنے مشن کو پورا کرنا چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو، تو مہربانی کرنا اپنے کردار پہ توجہ دینا، کوئی غلط کام نہ کرنا، بلیک میلنگ نہ کرنا، کسی 2 نمبری میں نہ آنا، اسی میں ہماری عزت ہے اور اسی میں ہماری بقا ہے۔ اپنے کردار کو بلند رکھنا، کسی کی کردار کشی نہ کرنا، ایمانداری سے پیش آنا، یہی اصل صحافت ہے۔ یہ میسج ہے ان کا۔ میاں خالد عباس پوار صاحب سر آپ کو سلام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد نعیم گرمانی صاحب نے ایک اور سوال کیا، مظفر گڑھ کے سیاستدان کیا واقعی صحافت پر اثر انداز ہو رہے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو اس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے؟ خضر بھائی معذرت کے ساتھ صحافی بھائی کسی حکومتی ایم پی ایم این اے کے ساتھ نظر آتے ہیں، یہ بھی مجھے سب کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو میرے پیارے بھائی، آپ کے جتنے اس وقت صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ارکان اسمبلی، یہ میرے لیے سب محترم ہیں، میں کسی کی کردار کشی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تو سارے یو سی لیول کے، یو سی ممبر لیول کے لوگ ہیں جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہیں، آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ ہم نے ان کی کیا خوشامد کرنی ہے؟ ہمارے پاس تو جو بھی خبر آتی ہے ہماری اپنے نمائندے سے یہی شرط ہوتی ہے کہ خبر سچی دو، خواہ اس میں آگے کوئی ایم پی آتا ہے، ایم این اے آتا ہے، ڈی سی آتا ہے، ڈی پی او آتا ہے، کوئی آفیسر آتا ہے، وہ ہماری سریکی میں مثال ہوئے کہ پلے ہو بھی سچ تے گلی اچ کھڑا نچ، غلط خبر نہیں، کسی پہ بہتان نہیں، الزام تراشی نہیں، سچ اگر ہمارے پاس ہے تو ہمیں سچ لکھتے ہوئے نہیں ڈرنا چاہیے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اچھا، اس میں یہ بھی مجھے صاحب، صحافی کو ایم پی ایم این اے، تو ایم پی ایم این اے کو اپنے غلط کام چھپانے کے لیے اس کا مطلب ہے صحافیوں کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے، بٹھانا پڑتا ہے، تو ایم این اے ایم پی اے کو بھی غلط کام نہیں کرنے چاہیے۔ یہ 2 طرفہ ٹریفک ہے، یہ ایک طرفہ نہیں ہے۔ نہیں بھائی، یہ دونوں کا صاحب کردار ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو معاشرہ نہیں چل سکتا۔ مجاہد عباس ڈونا صاحب نے سوال کیا ہے کہ محترم اے بی مجاہد صاحب قابل احترام ہیں، میرے بھائی ان کے ساتھ بہت اچھا وقت، بلکہ صحافت میں میرے استاد بھی ہیں۔ اچھا، اور انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں جیسا رشتہ انشاءاللہ رہے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ وہ آپ نہیں، بہت مہربانی ڈونا صاحب، بہت مہربانی۔ اس کے ساتھ اعظم شہزاد صاحب سر کہہ رہے ہیں کہ بہت خوب، اور بھی ہمارے ساتھ سول سوسائٹی کے دوست بیٹھے ہیں۔ اچھا سر، سوشل میڈیا، پہلے پرنٹ میڈیا تھا، پہلے جریدے ہوتے تھے، وہ پرنٹ میڈیا کا حصہ تھے، پھر روزنامہ آنا شروع ہوئے، الیکٹرانک میڈیا آیا اچانک مشرف کے دور میں، اس کے بعد ابھی سوشل میڈیا ہے جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، چیزیں ہیں۔ اس میں ایک خاص طرح کی فرسٹریشن، عدم برداشت دیکھی گئی ہے، جبکہ پرنٹ میڈیا ایک حد تک ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کسی میں عدم برداشت ہے، وہ سب ایڈیٹرز جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ لائن کاٹ کے اس کو مزید درست کر دیتے ہیں کہ تاکہ عدم برداشت معاشرے میں نہ پھیلے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ عدم برداشت بہت زیادہ ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس میں قبلہ شاہ صاحب، جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے تو میڈیا تو ویسے ہی ایک ہتھیار ہے، اور سوشل میڈیا تو ایک ایسا خطرناک ہتھیار ہے کہ جس کا
आप नुकसानात का अंदाज़ा नहीं कर सकते। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे जो नौजवान जो आए वक्त बेतुकी सी सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे होते हैं, ये देखते नहीं भी इसके पीछे मकसद क्या है, इससे हमारी कौम को क्या फ़ायदा होगा, मुल्क को क्या नुकसान होगा, हमारी सालमियत किस तरह मुतासर होगी, ऐसे बेतुके से जो है ना तबसरे लगे रहते हैं। इसके पीछे एक ख़ास ज़हन कार फरमा है जिसको हम 5th जनरेशन हाइब्रिड वार कहते हैं। ये यहूद व हनूद की एक बहुत बड़ी साजिश है कि हमारा जो ये सोशल मीडिया के हथियार को वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पे अब हुकूमती इदारों ने, पाक फ़ौज के इदारों ने हुकूमत से कहा है कि इस पर तवज्जो दी जाए, सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए, सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनको कोई गाइडलाइन दी जाए, उनकी तरबियत की जाए। अब वो कल ही गालबन वफाकी मुशीर इत्तलात की सदारत में एक अजलास हुआ है जिसमें वो एक डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया और इस हवाले से वो कोशिश कर रहे हैं कि भी हम वफाकी वज़ारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम कोई कोर्स कराएं, तरबियती लेक्चर दें, एक किस्म का, यानी इसको सही सिमत में होना चाहिए। आप देखें कि फ़िरका वारियत, लिसानियत, दहशत गर्दी, अजीब व गरीब किस्म की पोस्टें आ रही होती हैं जिसमें हमारे सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में निफाक और इंतशार पैदा होता है। हमें मुस्बत रवैयों को परवान चढ़ाना चाहिए, मनफी रवैयों की हौसला शिकनी करनी अभी चाहिए। जिस तरह ना एक शिया करोना और तबलीगी करोना शुरू हो गया था सिलसिला, और वो कभी किसी अखबार में नहीं आया, सिर्फ सोशल मीडिया पे आया। सोशल में एक अजीब, मैं आपसे इसमें शासा गुजारिश ये है कि तमाम मसालिक में जहाँ बहुत काबिल एहतराम उलमा और बहुत काबिल एहतराम लोग हैं, वहाँ हर मसलक में कोई ना कोई जुनूनी किस्म के लोग भी हैं। तो इन्होंने जो है ना वो पहले जो ईरान से ज़ायरीन है तो इन्होंने लिखना शुरू कर दिया शिया कोरोना मुल्क को बर्बाद कर देंगे। जो ही फिर तबलीगी शुरू हुए उनके में शुरू हुआ तो फिर अहले तशी के नौजवानों ने जवाब में डालना शुरू कर दिया। लेकिन मैं इसमें देखता हूँ कि अहले तशी के उलमाए कराम की तरफ से जो आए बयानात और दूसरे मसाले के उलमाए कराम की तरफ से जो है कि इसको फ़िरका वारियत का रंग ना दिया जाए, ये एक बीमारी है, एक वबा है, ये किसी को भी लग सकती है। ना वो शिया देखती है, ना सुन्नी देखती है, ना देवबंदी देखती है, ना मुसलमान देखती है, ना हिंदू देखती है। तो आपकी बात शाह साहब दुरुस्त है कि इसी कोरोना बहरान में भी जो जुनूनी इंतहा पसंद थे उन्होंने फ़िरका वारियत के शोले और फ़िरका वाराना मुनाफरत भड़काने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिविल सोसाइटी ने उस पर कंट्रोल कर लिया है, हमारे हुकूमती इदारों ने उस पर कंट्रोल कर लिया है, और वो जिस किस्म की आप मुल्क में भड़काना चाह रहे थे वो खुद ब खुद ठंडी हो गई है। चूँकि अब लोगों को भी समझ आ गई है कि ये कोरोना शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी हिंदू मुस्लिम अंग्रेज़ ईसाई नहीं है, ये एक वायरस है, बीमारी है जो किसी को भी लग सकती है। ये भी मुझे साहब इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब हुकूमत या 5th जनरेशन वार को जो है शुरू यहूद और नसारा ने शुरू की हुई है, ये जब हम फ़िरका वारियत चीज़ें देखते हैं, जबकि हम आज़ाद फ्रीडम ऑफ स्पीच जो फंडामेंटल राइट है, प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, कि जब फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है लेकिन जो साथ में हेट स्पीच एज अ फ्रीडम ली जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी ला रही है, उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय कर रही है। अभी एक आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं जी, देखें ये मीडिया पे लगाम डाल रहे हैं, हुकूमत ये है जी, ये फ़ौज कर रही है जी, ये इस्टेब्लिशमेंट कर रही है जी, ISI कर रही है जी, तरह तरह की चीज़ें जो है ना एक ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। जबकि हमने देखा है इसी कोरोना वबा में देखा है कि ये कितना ज़रूरी है इनको कंट्रोल करना। किबला शाह साहब, जहाँ तक ये हमारी सिविल लिबर्टियों का या आज़ादियों का ताल्लुक़ है तो हम इसको सही उसमें नहीं लेते। पाकिस्तान के आइन में जहाँ हमें सिविल आज़ादियाँ दी गई हैं या उसमें सियासी, समाजी, मुआशरती, मजहबी आज़ादियाँ दी गई हैं, हमारी आज़ादियाँ हकूक़ व फ़राइज़ के साथ जुड़ी हुई हैं। जहाँ हमें हकूक़ हासिल दिए हैं हमारे आइन ने, वहाँ हमारे ऊपर कुछ फ़राइज़ का भी तयन किया है, लेकिन हम एक तरफा चलते हैं। हम हकूक़ की बात करते हैं, अपने फ़राइज़ को भूल जाते हैं। अगर हम हकूक़ व फ़राइज़ को साथ साथ लेकर चलें तो ये जितनी खलबशार हो रहा है ये अल्लाह की मेहरबानी से खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ इस वजह से है कि हमारी कौम की जो नज़रियाती फ़िक्री रहनुमाई करनी चाहिए थी, ख़ास तौर पर यूथ पाकिस्तान की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन अफसोस ये कि हमारी यूथ की पॉजिटिव अंदाज में कोई रहनुमाई करने के लिए ना हुकूमती सतह पर कोई फोरम है,
ना सिविल सोसाइटी की सतह पर कोई फोरम है। ऐसे बेशुतर मार से अब नौजवानों का क्या कसूर है, जो उनके जहन में आता है वो लोग रहते हैं, कोई उनकी रहनुमाई करे। तो यही यूथ जो सोशल मीडिया पे उठ पटांग ये पोस्टें डाल रही होती है, ये कौम का एक बहुत बड़ा असासा साबित हो सकते हैं। इनकी रहनुमाई की, इनको गाइड करने की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ दोस्त आपको सुर्ख सलाम कह रहे हैं सच बोलने पे, उसके अलावा हमारे साथ कुछ सियासी और समाजी शख्सियात भी हैं जो देख रही हैं। ए बी मुजाहिद साहब, आप सहाफ़ी, समाजी, सियासी शख्सियत हैं। हमने दो पहलू तो डिस्कस कर लिए, सहाफ़ी भी और समाजी भी। आगे सियासत में आपका अपने आप को किस किरदार पे देखते हैं और अपने आप को कहाँ देखते हैं? मोहतरम शाह साहब, आप बहुत मुश्किल टॉपिक छेड़ रहे हैं। तो मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इन मौज़ूआत पे कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों को तकलीफ़ होती है। असल मसला ये है कि हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत है, जमहूरियत चलनी चाहिए, जमहूरियत बड़ी अच्छी सही है। जमहूरियत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन हमारे मुल्क में जो जमहूरियत चल रही है, इसका मकसद सिर्फ है कि 5 साल, 4 साल, 2 साल जो मुकर्रर मुद्दत है, लोगों ने आके वोट डाल देना, इसी का नाम जमहूरियत है। जमहूरियत पूरे एक निज़ाम का नाम है। बदकिस्मती ये है कि जो हमारी मुल्क की बड़ी जमातें हैं, उनके अपने अंदर जमहूरियत नहीं है। मुल्क की 3 बड़ी जमातें आप देख लें, इस वक्त PTI इक़्तिदार में है, दूसरी बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है, तीसरी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बाकी छोटी इलाकाई रीजनल जमातें हैं। मुझे आप ये बताएं किबला शाह साहब, ज़िला मुजफ्फरगढ़ में 110 यूनियन काउंसिलें थी जो अभी ख़त्म हुई हैं। आप पूरे ज़िले का विज़िट कर लें, कहीं आपको किसी भी जमात का, खा वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, 110 यूनियन काउंसिलों में किसी एक जमात का दफ्तर नज़र नहीं आएगा। जबकि जमहूरी निज़ाम में, सियासी निज़ाम में, सियासी जमातों के जो यूनिट के दफातर होते हैं, ये उनके असल मोर्चे होते हैं। हमारे मुल्क में सही खतूत पर हमारी पॉलिटिकल पार्टियाँ मुनज़्ज़म ही नहीं की गई, ऑर्गेनाइज ही नहीं की। ये लोगों का हजूम है, हजूम आशिकां इसको कह लें। कोई जरदारी का मुहिब है, कोई नवाज शरीफ का है, कोई इमरान खान का है। ये पॉलिटिकल खतूत पर कोई जमात मुनज़्ज़म, इस वक्त आप इमरान खान की हुकूमत या अपना पीपल्स PTI इक़्तिदार में है। मुजफ्फरगढ़ में एक दफ्तर था ज़िले का, वो भी बंद हो चुका है। तहसीलों में आप दफ्तर तलाश करें। अभी कल परसों मेरे पास खबरें आ रही थी, कोटद्दू में मीटिंग हुई, फलां जगह मीटिंग हुई। जो हुक्मरान जमात है उसके आप देहातों में चले जाएं, कोई यूनिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ तमाशा है इक़्तिदार हासिल करने का। ये पावर पॉलिटिक्स चल रही है। जिस वक्त मुल्क में सही जमहूरियत ये पार्टियाँ आने ही नहीं देंगी, वो इसलिए नहीं आने देगी कि अगर सही जमहूरी निज़ाम हुआ तो वो तो फिर आम आदमी के, गरीब किसान के बच्चे पढ़े लिखे MA पास जो है ना, वो असम्बली में बैठे होंगे। इन गिद्दू जागीरदारों को कौन घास डालेगा? फिर उस्मान बुज़दार नहीं जाएगा, फिर वहाँ से किसी गरीब का बेटा जाएगा। इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि किसी लोअर क्लास को, जो हमारे 80-85% है, इनको आगे बढ़ने ही नहीं देना। तो ये हमारी बदकिस्मती है। हमारे मुल्क में सही जमहूरियत नहीं है, जिसको आप जमहूरियत कह सकते हैं। बस एक, मैं तो इसको सिविल गवर्नमेंट कहता हूँ, आप इसको जमहूरियत कहते हैं तो कह सकते हैं। शाह जी, वो कहते हैं ना कि बुरी से बुरी, अच्छी से अच्छी आमरीत से बुरी जमहूरियत जो है ना वो अच्छी होती है। हमने तो यही पढ़ा है। इस वजह से AB मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। AB मुजाहिद साहब यहाँ की सहाफ़ी, समाजी, सियासी शख्सियत हैं। इनसे बढ़कर मुजफ्फरगढ़ को कोई नहीं जानता। हम कुछ मुजफ्फरगढ़ के मसाइल थे, कुछ चीज़ें थी, इनके साथ गपशप था, इनके साथ मिलना चाह रहे थे। तो आप सब दोस्तों ने देखा, सुना, अपने कुछ सवालात भी किए। हम आपके सबके शुक्रगुजार हैं। ये भी मुझे सब दोस्तों का शुक्रिया, सब भाइयों का शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह आपको खुश रखे। आप पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया को इस कोरोना के अजाब से निजात दिलाए, और अल्लाह पाक हमारे पाक वतन की हिफाजत फरमाए, और हमारे मुसलमानों में, या बल्कि पूरे पाकिस्तानियों में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा हो, निफाक व इंतशार का खात्मा हो। यही तमाम भाई दुआ करें। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे, हम सब पर रहम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू शाह जी।